केस पॉजिटिविटी 0.65% के करीब पिछले एक हफ्ते में देश में नोट की गई है। यहाँ एक विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट पिछले 20 दिनों से देश में जो डेली नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं उसकी संख्या 10,000 से कम है। लेकिन ओमिक्रॉन के परिप्रेक्ष्य में, साथ ही इस परिप्रेक्ष्य में कि पूरे विश्व में केसेस काफी अधिक संख्या में नोट किए जा रहे हैं, जरूरी है कि हम कंटिन्यूड बेसिस पर अपना विजिलेंस को बनाए रखें। इसी संबंध में अगर हम एक्टिव केसेस देखते हैं तो पाते हैं कि ऐसी 2 स्टेट हैं देश में जहां पर 10,000 से अधिक एक्टिव केसेस हैं, जिससे यह पता लगता है कि वहां पर संक्रमण कुछ अधिक संख्या में फैला हुआ है। 3 स्टेट ऐसी है जहां पर 5,000 से 10,000 के करीब एक्टिव केसेस है और 31 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 5,000 से भी कम संख्या में एक्टिव केसेस अभी नोट किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः 40% एक्टिव केसेस देश के अभी केरला स्टेट में है, 12% के करीब केसेस महाराष्ट्र में हैं और वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटका, यह 3 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 5,000 से अधिक एक्टिव केसेस अभी नोट किए जा रहे हैं। हम ओवरऑल देश की केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो पाते हैं कि ओवरऑल जहां देश में 0.8% वीकली केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, तो यह पॉजिटिविटी पिछले 17 हफ्तों से देश में पॉजिटिविटी 3% से कम, यानी कि जहां पर कि हम 17 अगस्त वाले सप्ताह में हमने 3% केस पॉजिटिविटी नोट की थी, उस समय से यह 3% से कम नोट की जा रही है। इसी तरह से 2% से कम पिछले 12 हफ्ते से देश में केस पॉजिटिविटी नोट की गई है और बिलो 1% ऑलमोस्ट पिछले 1 महीने से देश में केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। जहां एक स्थाई पर हम देखते हैं कि देश में ओवरऑल केस पॉजिटिविटी 1% से कम है, तब भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि एक एरिया ऑफ कंसर्न के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि 19 जिले देश में अभी भी ऐसे हैं जहां पर कि हाई स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन देखा गया है, इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि वहां पर वीकली पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में है, जिसमें केरला में 9 जिले हैं, मिजोरम में 5 जिले हैं, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल में 1 जिला ईच, जहां पर कि 5 से 10% के बीच केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। फर्दर एरिया ऑफ कंसर्न के रूप में देखें तो देश में अभी भी 5 जिले ऐसे हैं जहां पर कि 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की गई है, जिसमें मुख्यतः मिजोरम के 4 जिले हैं और अरुणाचल प्रदेश में 1 जिला है। यहां तक कि जैसे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में ओवरऑल केस पॉजिटिविटी 25% के बीच नोट की गई है, यानी कि पिछले हफ्ते में जहां भी जितने सैंपल टेस्ट हुए उसमें से 25% सैंपल पॉजिटिव आए हैं। इसी तरीके से मिजोरम में भी खौजौल में और सरशिप में 15.2% एंड 17.94%, यानी कि काफी अधिक स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को नोट किया गया है। हम स्टेट से कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि कैसे हमारी जो टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन की स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए हम अपने केसेस को कंट्रोल करें। इसी के साथ ही वैक्सीनेशन की कवरेज देखें तो देश ने काफी हद तक अच्छा कार्य करते हुए सबके सहयोग से आज हमने 82.82 करोड़ टोटल फर्स्ट डोजेज और 53.72 करोड़ टोटल सेकेंड डोजेज देश में एडमिनिस्टर की हैं, जिसके द्वारा 87.6% एडल्ट पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज के द्वारा और 57.2% एडल्ट पॉपुलेशन को सेकेंड डोज के द्वारा कवर किया जा चुका है। अभी तक देश में ओवरऑल 136 करोड़ से अधिक डोजेज एडमिनिस्टर हो चुकी हैं। यहाँ यह विषय भी हम आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं कि जो टोटल डोजेज दुनिया में अभी जैसे कुछ देशों ने कवर किए हैं, बड़े देशों ने, डेवलप्ड देशों में भी, जहां पर अगर हम ओवरऑल डोजेज का कवरेज देखें तो जहां यूएसए में 48.6 करोड़ डोजेज अब तक दी गई हैं, इंडिया ने अब तक उससे 2.8 टाइम्स डोजेज अपने देश में एडमिनिस्टर कर दी हैं। और इसी तरह जहां यूनाइटेड किंगडम में 12.3 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर टोटल हुई हैं फर्स्ट एंड सेकेंड डोज मिलाते हुए, इंडिया में उसका 11 टाइम्स डोजेज हम अपने देश में एडमिनिस्टर कर चुके हैं। इसके साथ ही ना कि हमने ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ डोजेज कवरेज में एक कार्य किया है, साथ ही हम देखें कि हमारी जो आज भी डेली एवरेज डोजेज जो हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं वह काफी अधिक संख्या से उस पर कार्य चल रहा है। बीच में जहां अक्टूबर और नवंबर के माह में 55 लाख और 59 लाख अप्रोक्सीमेटली डोजेज पर डे डिलीवर हो रही थी, वह संख्या भी अब बढ़कर 74.31 लाख डोजेज पर डे इस औसत से हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं। और साथ ही अगर हम देखें कि जहां पिछले माह में देश में 17.79 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर हुई, हम अभी तक
11.89 करोड़ डोजेस देश में एडमिनिस्टर कर चुके हैं। यहां हम आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि जिस रेट से इंडिया में वैक्सीनेशन कवरेज चल रही है, यह दुनिया का हाईएस्ट रेट है और डेली जिस गति से हम डोजेस को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो जहां यूनाइटेड स्टेट्स में भी 15.5 लाख डोजेस के औसत से प्रतिरोज डोजेस डिलीवरी की जा रही है, तो उससे 4.8 टाइम्स गति से हमारे देश में डेली डोजेस एडमिनिस्टर की जा रही हैं। इसी तरह जहां यूनाइटेड किंगडम में अप्रोक्सीमेटली, जैसे कि हमें पब्लिक डोमेन में पता लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 5.9 लाख डोजेस प्रति रोज एडमिनिस्टर की जा रही हैं, इंडिया में 74.31 लाख डोजेस के द्वारा हम अप्रोक्सीमेटली 12.5 गुना अधिक गति से आज भी डेली इस औसत से कार्य करते हुए डोजेस एडमिनिस्टर कर रहे हैं। इसमें जो भी यह कार्य हुआ है, जो नेशन वाइड वैक्सीनेशन कैंपेन है, यह एक बहुत कोलैबोरेटेड एफर्ट है। यह कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के द्वारा कार्य किया जा रहा है। हमने देश की आधे से अधिक पॉपुलेशन को जहां फुली वैक्सीनेट किया है, इस कार्य को अकम्प्लिश करने में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी के रूप में देश में कार्य हुआ है। हम आप सबकी दृष्टि में लाना चाहेंगे कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के इन्वॉल्वमेंट से यह कार्य किया गया है। यह इतना सिंपल कार्य नहीं था। जब देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार देश में एडल्ट वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा, विश्व के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रोग्राम को हमने कार्य किया, तो जहां एक स्थाई पर वैक्सीन रिसर्च के लिए हमने मेडिकल फ्रेटर्निटी को सपोर्ट किया, वहीं मैन्युफैक्चरिंग और अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन को बढ़ाने के लिए हमने मैन्युफैक्चरर्स की हैंड होल्डिंग की। इसी के साथ ही जब वैक्सीन की डिलीवरी फील्ड पर होती है, तो इक्वली जरूरी है कि हमारा जो फोकस है वह लॉजिस्टिक्स, चाहे वह सिरिंजेस हो, चाहे मूवमेंट हो, कि हमारा जो वैक्सीन है फील्ड स्थाई पर पहुंचे, उस पर भी लास्ट माइल कवरेज के लिए कार्य करने की जरूरत है। बहुत ही जरूरी है कि एक स्थाई पर जब वैक्सीन मैन्युफैक्चर के स्थाई पर जब बनती हैं, बनने के बाद वह वैक्सीन टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग लैब्स में जाती हैं। कोई भी बैच फील्ड में आने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग होने के बाद उसको नेशनल लेवल, स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल गोडाउन में ले जाते हुए इन टर्न यह इंश्योर करना कि वह वैक्सीनेशन सेंटर पर भी पहुंचे। तो ये जो कास्केडेड अप्रोच है कि इन टर्म्स ऑफ ensuring from manufacture to the cutting edge mile, last mile coverage, यह कार्य भी जस्ट इन टाइम अप्रोच से कंटिन्यूस बेसिस पर देश 16 जनवरी से करते हुए आ रहा है। हमारे हर स्थाई पर मैन पावर, चाहे हमारे वैक्सीन वर्कर्स हों जो वैक्सीन डिलीवरी कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में उतना ही एक दृढ़ कार्य था जिसको कि देश ने किया, और हमारे वर्कर्स फील्ड पर कंटिन्यूस बेसिस पर इस लड़ाई में हमारे साथ जुटे हुए हैं। साथ ही जब वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं, आप सबको पता है, एक स्थाई पर वैक्सीन ईगरनेस, एक स्थाई पर वैक्सीन हेजिटेंसी, फेक न्यूज, इन्फोडेमिक, इन सारे चैलेंजेस को समझते हुए एक आईसी यानी कि कम्युनिटी को हम कैसे इन्वॉल्व करें, उनका सपोर्ट कैसे लें, उस पर भी काफी हद तक कार्य करते हुए हम इस कीर्तिमान को स्थापित करने में अब तक काफी हद तक सफल हुए हैं। इसी के साथ ही देश में 3 लाख से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, और जिसमें मुझे यह बताते हुए काफी हर्ष होता है कि इक्विटेबल एक्सेस की तरफ फोकस करते हुए 74% जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वह प्राइमरली रूरल एरियाज में लोकेटेड हैं। आप सबको अवगत है, जब एक स्थाई पर हमने देखा कि सेकेंड डोज वैक्सीनेशन में कुछ कमी आई है, तो कम्युनिटी का सपोर्ट लेते हुए, स्टेट के साथ डिस्कशन करते हुए हमने हर घर दस्तक एक कैंपेन को भी लॉन्च किया, जिसमें वह लोग जिनको फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन या तो नहीं लगी है या जिनको सेकेंड डोज ड्यू है और जिन्होंने नहीं लगवाई है, उनके घर घर पर दस्तक देते हुए उनसे रिक्वेस्ट कर उनका सपोर्ट भी हमने वैक्सीनेशन कवरेज में हासिल किया है। आज अगर हम देखें तो देश में 18+ पॉपुलेशन की फर्स्ट डोज कवरेज देखें तो 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर की एलिजिबल पॉपुलेशन जो 18+ पॉपुलेशन है उसका 90% से भी अधिक कवरेज हो चुका है। 10 स्टेट ऐसी हैं जहां पर की 18+ पॉपुलेशन को 80% से 90% तक कवर किया जा चुका है, और 80% से कम में केवल 8 स्टेट्स ऐसी हैं। और इसी स्थाई पर अगर हम देखें तो सेकेंड डोज कवरेज में भी 9 स्टेट ऐसी है जहां पर 80% से अधिक कवरेज हो चुका है, और 50% टू 80% कवरेज में 19 स्टेट्स आती हैं, और 50% से लेस कवरेज जो कि सेकेंड डोज की है उसमें अभी केवल 9 स्टेट्स हैं। स्टेट्स के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यूस बेसिस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा और डिफरेंट तरीके से इंश्योर करती है कि हम अपनी वैक्सीनेशन की कवरेज को बढ़ाते रहें। साथ ही एक नए कंसर्न के रूप में हमारे सामने जो ओमिक्रॉन आया उसके बारे में हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। अगर हम देखें तो पाते हैं कि ओमिक्रॉन इमरजेंस के बाद काफी तेज गति से फैल रहा है।
अगर आप इसकी ट्रेजेक्ट्री हम आपको एक छोटे से वीडियो के रूप में दिखाना चाहेंगे, जिसमें अगर आप देखें कि प्रति रोज जैसे 26, 27, 28 डेट वाइज ओमिक्रॉन में किस गति से नंबर ऑफ देश जहां पर कि ओमिक्रॉन रिपोर्ट हो रहा है और नंबर ऑफ केसेस जहां पर ओमिक्रॉन रिपोर्ट हो रहा है, तो वह कितनी गति से बढ़ रहे हैं। और उसमें भी मुख्यतः यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क और नॉर्वे में साउथ अफ्रीका से भी ज्यादा अधिक केसेस नोट किए जा चुके हैं। यह अभी 91 देशों में है। 27,000 से अधिक ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस दुनिया में नोट किए जा चुके हैं और यह काफी कम समय में काफी गति से फैलते हुए दिखाई देता है। इसी के साथ ही एक एरिया ऑफ कंसर्न भी हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे, जहां जैसे साउथ अफ्रीका में देखें कि जो अभी केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 98% केसेस ओमिक्रॉन के पाए जा रहे हैं। एक स्थाई पर ओमिक्रॉन वहां पर बढ़ते हुए दिख रहा है, दूसरे स्थाई पर वहां पर एक सर्ज इन केसेस भी नोट किया जा रहा है, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली 24,000 के करीब केसेस ऑन ए डेली बेसिस वहां पर रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि पुराने कुछ दिनों से अगर हम कंपेयर करें तो एक काफी स्टीप राइज इन केसेस यानी कि हाई ट्रांसमिसिबिलिटी एक नोट होती है। उसी स्थाई पर अगर हम देखें तो नॉर्वे में जहां ओमिक्रॉन के 18% केसेस आए हैं, वहां पर भी एक स्टीप राइज इन केसेस, एक सर्ज इन केसेस नोट किया जा रहा है। कनाडा में जहां 9.6% केसेस ओमिक्रॉन के हैं, वहां पर भी 7,300 के करीब केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं और हम एक हाई सर्ज को वहां पर भी नोट कर रहे हैं। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में अगर आप देखें तो पाते हैं कि कंटिन्यूअस बेसिस पर सर्ज आ रहा है। ओमिक्रॉन के केसेस जो संख्या में काफी अधिक हैं, लेकिन अगर परसेंटेज में देखें क्योंकि वहां ओवरऑल इन्फेक्शन स्प्रेड काफी अधिक दिखाई देता है, तो 2.54% ओमिक्रॉन के केसेस और 88,000 के करीब डेली बेसिस पर वहां पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह ग्राफ हम आपको इसलिए दिखाना चाहते हैं, इसके द्वारा हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि आज जरूरी है कि हम ओवरऑल जो देश की, दुनिया की इमर्जिंग एविडेंस और सिचुएशन को देखते हुए अपने प्लानिंग, अपने एक्शन में हम इसको समाहित करें और उसके बेसिस पर फील्ड पर हम उसको मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य करें। अगर हम देखें तो WHO की टेक्निकल एडवाइस और प्रायोरिटी एक्शन जो उसमें अभी तक बताया है, तो इससे पहले भी हमने इस विषय में पुरानी जो उनकी गाइडेंस थी उसकी चर्चा की थी। नई गाइडेंस के रूप में उन्होंने बताया है कि जहां डेल्टा का सर्कुलेशन लो था, वहां पर भी काफी अधिक गति से ओमिक्रॉन फैल रहा है, जैसे कि उन्होंने साउथ अफ्रीका की एग्जांपल दी। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे देश थे जहां पर कि डेल्टा काफी अधिक संख्या में पाए जा रहे थे केसेस, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, वहां पर भी डेल्टा को रिप्लेस करते हुए अब ओमिक्रॉन के केसेस अधिक संख्या में आ रहे हैं। तो जिससे यह एक संभावना लगती है कि आने वाले समय में ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट को जहां जहां अधिक केसेस फैलेंगे वहां रिप्लेस करते हुए हो सकता है दिखाई दे। इसी के साथ ही जो एक अगर हम देखें काफी हद तक एक पॉजिटिव न्यूज भी हम इसे कह सकते हैं कि जो अभी तक WHO की एडवाइस है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि जो भी ट्रीटमेंट पैटर्न है, जो भी क्लिनिकल गाइडलाइंस हैं, जो हमारी क्लिनिकल अप्रोच है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड, वह ओमिक्रॉन के लिए भी इफेक्टिव है। लेकिन ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में जब डिक्लेयर किया गया तो WHO की यह भी एडवाइस है कि हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि ओमिक्रॉन एक वेरी हाई रिस्क के रूप में हमारे सामने है, जैसे कि उन्होंने बताया, क्योंकि ग्लोबली भी केसेस 5-6 लाख से अधिक संख्या में डेली केसेस देश में दुनिया में आ रहे हैं। तो ग्लोबली अभी भी कोविड की संख्या में काफी हद तक बढ़ोतरी और एक ग्रोथ हमें दिख रही है, एक सर्ज दिख रहा है। तो हमें ओवरऑल एक्टिव रहने की, ओवरऑल विजिलेंट रहने की आवश्यकता है। उसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि वाइल वो डिटेल्ड एविडेंस की वेट कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि जिस टाइप की म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में पाई गई हैं, इसी तरह जहां यूनाइटेड किंगडम में अप्रोक्सीमेटली, जैसे कि हमें पब्लिक डोमेन में पता लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 5.9 लाख डोजेज प्रति रोज एडमिनिस्टर की जा रही हैं, इंडिया में 74.31 लाख डोजेज के द्वारा हम अप्रोक्सीमेटली 12.5 गुना अधिक गति से आज भी डेली इस औसत से कार्य करते हुए डोजेज एडमिनिस्टर कर रहे हैं। इसमें जो भी यह कार्य हुआ है, जो नेशन वाइड वैक्सीनेशन कैंपेन है, यह एक बहुत कोलैबोरेटेड एफर्ट है, यह कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के द्वारा कार्य किया जा रहा है। हमने देश की आधी से अधिक पॉपुलेशन को जहां फुली वैक्सीनेट किया है, इस कार्य को अकम्प्लिश करने में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी के रूप में देश में कार्य हुआ है। हम आप सबकी दृष्टि में लाना चाहेंगे कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के इन्वॉल्वमेंट से यह कार्य किया गया है। यह इतना सिंपल कार्य नहीं था। जब देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार देश में एडल्ट वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा, विश्व के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रोग्राम को हमने कार्य किया, तो जहां एक स्थाई पर वैक्सीन रिसर्च के लिए हमने मेडिकल फ्रेटर्निटी को सपोर्ट किया, वहीं मैन्युफैक्चरिंग और अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन को बढ़ाने के लिए हमने मैन्युफैक्चरर्स की हैंड होल्डिंग की। इसी के साथ ही जब वैक्सीन की डिलीवरी फील्ड पर होती है तो इक्वली जरूरी है कि हमारा जो फोकस है वह लॉजिस्टिक्स, चाहे वह सिरिंजेस हों,
चाहे मूवमेंट हो कि हमारा जो वैक्सीन हैं फील्ड स्थाई पर पहुंचे, उस पर भी लास्ट माइल कवरेज के लिए कार्य करने की जरूरत है। बहुत ही जरूरी है कि एक स्थाई पर जब वैक्सीन मैन्युफैक्चर के स्थाई पर जब बनती हैं, बनने के बाद वह वैक्सीन टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग लैब्स में जाती हैं। कोई भी बैच फील्ड में आने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग होने के बाद उसको नेशनल लेवल, स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल गोडाउन में ले जाते हुए इन टर्न यह इंश्योर करना कि वह वैक्सीनेशन सेंटर पर भी पहुंचे। तो ये जो कास्केडेड अप्रोच है कि इन टर्म्स ऑफ ensuring from manufacture to the cutting edge mile, last mile coverage, यह कार्य भी जस्ट इन टाइम अप्रोच से कंटिन्यूस बेसिस पर देश 16 जनवरी से करते हुए आ रहा है। हमारे हर स्थाई पर मैन पावर, चाहे हमारे वैक्सीन वर्कर्स हों जो वैक्सीन डिलीवरी कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में उतना ही एक दृढ़ कार्य था जिसको कि देश ने किया, और हमारे वर्कर्स फील्ड पर कंटिन्यूस बेसिस पर इस लड़ाई में हमारे साथ जुटे हुए हैं। साथ ही जब वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं, आप सबको पता है, एक स्थाई पर वैक्सीन ईगरनेस, एक स्थाई पर वैक्सीन हेजिटेंसी, फेक न्यूज, इन्फोडेमिक, इन सारे चैलेंजेस को समझते हुए एक आईसी यानी कि कम्युनिटी को हम कैसे इन्वॉल्व करें, उनका सपोर्ट कैसे लें, उस पर भी काफी हद तक कार्य करते हुए हम इस कीर्तिमान को स्थापित करने में अब तक काफी हद तक सफल हुए हैं। इसी के साथ ही देश में 3 लाख से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, और जिसमें मुझे ये बताते हुए काफी हर्ष होता है कि इक्विटेबल एक्सेस की तरफ फोकस करते हुए 74% जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वह प्राइमरली रूरल एरियाज में लोकेटेड हैं। आप सबको अवगत है, जब एक स्थाई पर हमने देखा कि सेकेंड डोज वैक्सीनेशन में कुछ कमी आई है, तो कम्युनिटी का सपोर्ट लेते हुए, स्टेट के साथ डिस्कशन करते हुए हमने हर घर दस्तक एक कैंपेन को भी लॉन्च किया, जिसमें वह लोग जिनको फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन या तो नहीं लगी है या जिनको सेकेंड डोज ड्यू है और जिन्होंने नहीं लगवाई है, उनके घर घर पर दस्तक देते हुए उनसे रिक्वेस्ट कर कर उनका सपोर्ट भी हमने वैक्सीनेशन कवरेज में हासिल किया है। आज अगर हम देखें तो देश में 18+ पॉपुलेशन की फर्स्ट डोज कवरेज देखें तो 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर की एलिजिबल पॉपुलेशन जो 18+ पॉपुलेशन है उसका 90% से भी अधिक कवरेज हो चुका है। 10 स्टेट ऐसी हैं जहां पर की 18+ पॉपुलेशन को 80% से 90% तक कवर किया जा चुका है, और 80% से कम में केवल 8 स्टेट्स ऐसी हैं। और इसी स्थाई पर अगर हम देखें तो सेकेंड डोज कवरेज में भी 9 स्टेट ऐसी है जहां पर 80% से अधिक कवरेज हो चुका है, और 50% टू 80% कवरेज में 19 स्टेट्स आती हैं, और 50% से लेस कवरेज जो कि सेकेंड डोज की है उसमें अभी केवल 9 स्टेट्स हैं। स्टेट्स के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यूस बेसिस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा और डिफरेंट तरीके से इंश्योर करती है कि हम अपनी वैक्सीनेशन की कवरेज को बढ़ाते रहें। साथ ही एक नए कंसर्न के रूप में हमारे सामने जो ओमिक्रॉन आया उसके बारे में हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। अगर हम देखें तो पाते हैं कि ओमिक्रॉन इमरजेंस के बाद काफी तेज गति से फैल रहा है। अगर आप इसकी ट्रेजेक्ट्री हम आपको एक छोटे से वीडियो के रूप में दिखाना चाहेंगे, जिसमें अगर आप देखें कि प्रति रोज जैसे 26, 27, 28 डेट वाइज ओमिक्रॉन में किस गति से नंबर ऑफ देश जहां पर कि ओमिक्रॉन रिपोर्ट हो रहा है और नंबर ऑफ केसेस जहां पर ओमिक्रॉन रिपोर्ट हो रहा है, तो वह कितनी गति से बढ़ रहे हैं। और उसमें भी मुख्यतः यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क और नॉर्वे में साउथ अफ्रीका से भी ज्यादा अधिक केसेस नोट किए जा चुके हैं। यह अभी 91 देशों में है। 27,000 से अधिक ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस दुनिया में नोट किए जा चुके हैं, और यह काफी कम समय में काफी गति से फैलते हुए दिखाई देता है। इसी के साथ ही एक एरिया ऑफ कंसर्न भी हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे, जहां जैसे साउथ अफ्रीका में देखें कि जो अभी केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 98% केसेस ओमिक्रॉन के पाए जा रहे हैं। एक स्थाई पर ओमिक्रॉन वहां पर बढ़ते हुए दिख रहा है, दूसरे स्थाई पर वहां पर एक सर्ज इन केसेस भी नोट किया जा रहा है, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली 24,000 के करीब केसेस ऑन ए डेली बेसिस वहां पर रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि पुराने कुछ दिनों से अगर हम कंपेयर करें तो एक काफी स्टीप राइज इन केसेस यानी कि हाई ट्रांसमिसिबिलिटी एक नोट होती है। उसी स्थाई पर अगर हम देखें तो नॉर्वे में जहां ओमिक्रॉन के 18% केसेस आए हैं, वहां पर भी एक स्टीप राइज इन केसेस, एक सर्ज इन केसेस नोट किया जा रहा है। कनाडा में जहां 9.6% केसेस ओमिक्रॉन के हैं, वहां पर भी 7,300 के करीब केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं, और हम एक हाई सर्ज को वहां पर भी नोट कर रहे हैं। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में अगर आप देखें तो पाते हैं कि कंटिन्यूस बेसिस पर सर्ज आ रहा है। ओमिक्रॉन के केसेस जो संख्या में काफी अधिक हैं, लेकिन अगर परसेंटेज में देखें क्योंकि वहां ओवरऑल इन्फेक्शन स्प्रेड काफी अधिक दिखाई देता है, तो 2.54% ओमिक्रॉन के केसेस और 88,000 के करीब डेली बेसिस पर वहां पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह ग्राफ हम आपको इसलिए दिखाना चाहते हैं, इसके द्वारा हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि
आज जरूरी है कि हम ओवरऑल जो देश की, दुनिया की इमर्जिंग एविडेंस और सिचुएशन को देखते हुए अपने प्लानिंग, अपने एक्शन में हम इसको समाहित करें और उसके बेसिस पर फील्ड पर हम उसको मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य करें। अगर हम देखें तो डब्ल्यूएचओ की टेक्निकल एडवाइस और प्रायोरिटी एक्शन जो उसमें अभी तक बताया है, तो इससे पहले भी हमने इस विषय में पुरानी जो उनकी गाइडेंस थी उसकी चर्चा की थी। नई गाइडेंस के रूप में उन्होंने बताया है कि जहां डेल्टा का सर्कुलेशन लो था वहां पर भी काफी अधिक गति से ओमिक्रॉन फैल रहा है, जैसे कि उन्होंने साउथ अफ्रीका की एग्जांपल दी। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे देश थे जहां पर कि डेल्टा काफी अधिक संख्या में पाए जा रहे थे केसेस, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, वहां पर भी डेल्टा को रिप्लेस करते हुए अब ओमिक्रॉन के केसेस अधिक संख्या में आ रहे हैं। तो जिससे यह एक संभावना लगती है कि आने वाले समय में ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट को जहां जहां अधिक केसेस फैलेंगे वहां रिप्लेस करते हुए हो सकता है दिखाई दे। इसी के साथ ही जो एक, अगर हम देखें काफी हद तक एक पॉजिटिव न्यूज भी हम इसे कह सकते हैं कि जो अभी तक डब्ल्यूएचओ की एडवाइस है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि जो भी ट्रीटमेंट पैटर्न है, जो भी क्लिनिकल गाइडलाइंस हैं, जो हमारी क्लिनिकल अप्रोच है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड, वह ओमिक्रॉन के लिए भी इफेक्टिव है। लेकिन ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में जब डिक्लेयर किया गया तो डब्ल्यूएचओ की यह भी एडवाइस है कि हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि ओमिक्रॉन एक वेरी हाई रिस्क के रूप में हमारे सामने है, जैसे कि उन्होंने बताया, क्योंकि ग्लोबली भी केसेस 5-6 लाख से अधिक संख्या में डेली केसेस देश में, दुनिया में आ रहे हैं। तो ग्लोबली अभी भी कोविड की संख्या में काफी हद तक बढ़ोतरी और एक ग्रोथ हमें दिख रही है, एक सर्ज दिख रहा है। तो हमें ओवरऑल एक्टिव रहने की, ओवरऑल विजिलेंट रहने की आवश्यकता है। उसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि वाइल वो डिटेल्ड एविडेंस की वेट कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि जिस टाइप की म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में पाई गई हैं, तो क्या एक परसेंट पोटेंशियल चांसेस हो सकते हैं कि उसमें कोई इम्यून एस्केप का भी एक कारण हो सकता है, जिसकी वो इमर्जिंग एविडेंस के बारे में अभी हम वेट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इसका हाई ट्रांसमिशन रेट फर्दर दुनिया में सर्जेस का एक कारण भी बन सकता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूएचओ ने अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग में जो विषय बताए हैं, हम फिर आप लोगों की दृष्टि में स्पेसिफिकली लाना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन जिस गति से बढ़ रहा है वैसा किसी पर्टिकुलर वेरिएंट में उस गति से बढ़ते हुए केसेस को नोट नहीं किया गया है। उन्होंने यह कंसर्न भी जाहिर किया था कि लोग ओमिक्रॉन को माइल्ड समझकर उसको डिसमिस ना करें, और जरूरी है कि जैसे कि पिछले 2 सालों से देश और दुनिया कोविड की लड़ाई में सतत प्रयास करते हुए मैनेज कर रहा है, उसी गति से ओमिक्रॉन या इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस है उसको भी उसी संभावना और उसी गति से हमें मैनेज करने की आवश्यकता है। जरूरी है कि ये समझें कि अगर बहुत अधिक संख्या में केसेस आने शुरू हो जाएं, इन्फेक्शन का स्प्रेड सडनली एकदम सर्ज के रूप में हमारे सामने आएगा, तो वह हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेन कर सकता है, और टू दैट एक्सटेंट एक हेल्थ सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने फिर भी आ सकता है। यहाँ यह विषय हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे। हमने पहली स्लाइड में आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जहां देश में अभी 10,000 से कम संख्या में केसेस आ रहे हैं और हम अपने आप को एक हद तक यह महसूस करते हैं कि हम रिलेटिव कंट्रोल में हैं, जरूरी है कि दुनिया की परिस्थिति को समझते हुए हम इस गेंस को गलत ना होने दें, इस गेंस को ना जाने दें। हम अपने स्थाई पर जो जो हमें कार्य करने हैं उसको कार्य करते रहें। इसीलिए जो पॉइंट डब्ल्यूएचओ ने कहा हम आपके सामने फिर से हाईलाइट करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि खाली वैक्सीन ही नहीं, साथ ही जरूरी है कि हमें वैक्सीन के साथ साथ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, वेंटिलेशन और हैंड हाइजीन पर भी कार्य करना है अगर हमें इस क्राइसिस से बाहर आना है। साथ ही एक विषय भी जो आया कि जो लोग वैक्सीनेटेड भी नहीं है उन्हीं के चांसेस है उनका हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ता है या डेथ रेट वहां पर ज्यादा पाया जाता है। तो उन्होंने इस विषय को भी जाहिर किया कि जहां एक स्थाई पर हम ये पूरी कोशिश करें कि हर अनवैक्सीनेटेड आदमी वैक्सीनेशन ले और साथ में हम मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, वेंटिलेशन और हैंड हाइजीन पर काम करें। जैसे कि हम आपके सामने फिर से सबमिट करना चाहेंगे, डब्ल्यूएचओ ने अपने प्रेस के इस ब्रीफिंग में यही कहा कि इंस्टेड ऑफ मास्क, वैक्सीन मास्क का सब्स्टिट्यूट नहीं है, मानी कि मास्क का भी इस्तेमाल करना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी वैक्सीन सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी कि वैक्सीन लेते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी हमें फॉलो करना है। और वेंटिलेशन और हैंड हाइजीन भी का भी सब्स्टिट्यूट वैक्सीन नहीं है, यानी कि हमें यह सारे कार्य करने हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पर करने हैं और तरीके से 100% इंश्योर करते हुए करने हैं। तो हम आपके द्वारा फिर से सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बहुत जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अलोंग विद वैक्सीनेशन को एक बहुत मेजर टूल के रूप में अपनी लाइफ में फॉलो करें।
अगर हम देश के कोविड ओमिक्रॉन केसेस की परिस्थिति को देखें तो हम पाते हैं कि 11 स्टेट में टोटल 101 ओमिक्रॉन केसेस अब तक डिटेक्ट हुए हैं। इस संख्या में ऑन ए डेली बेसिस देश में ट्रैक किया जाता है। महाराष्ट्र में 32 केस, दिल्ली में 22 केस, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, ऐसे करते हुए करीब 11 स्टेट्स में 101 केस अब तक नोट किए जा चुके हैं। ओवरऑल, इससे पहले भी हमने इस विषय में चर्चा की है, जैसे ही एक ओमिक्रॉन हमारे सामने कंसर्न के रूप में आया तो 27 नवंबर को ही 26 नवंबर को जब WHO ने इसको एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में डिक्लेयर किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर इस पर रिव्यू मीटिंग की गई। स्टेट्स को एडवाइस किया गया कि प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करें। इसी तरह से 28 नवंबर को ही रिवाइज ट्रैवल गाइडलाइंस इशू की गई इंटरनेशनल ट्रैवल। साथ ही ऑन ए डेली बेसिस हम लोग चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे ICMR से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटी हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज हो, चाहे हमारे एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर हों या स्टेट के सर्वेलेंस ऑफिसर्स हों, स्टेट के सेक्रेटरी हेल्थ हों और MD NHMs हों, सब लोगों को जोड़कर ऑलमोस्ट ऑन ए डेली बेसिस हम इसको एनालाइज करते हैं और स्टेट्स को बताते हैं कि उनको किस किस कार्य पर फोकस करना है। माननीय हेल्थ मंत्री साहब के लेवल पर स्टेट्स के रिव्यू मीटिंग की गई है। माननीय सेक्रेटरी हेल्थ के लेवल पर भी इसके बारे में स्टेट से डिटेल चर्चा डेली बेसिस पर की जा रही है। और मुख्यतः हम आपके सामने फिर से बताना चाहेंगे, जैसे ही एक कंसर्न के रूप में उभर कर सामने आया, माननीय हेल्थ मंत्री साहब के लेवल पर 25 नवंबर से डेली बेसिस पर सुबह 9:30 बजे सारे एक्सपर्ट्स, सारे अधिकारीगण मिलते हैं और जहां हम केस ट्रेजेक्टरी दुनिया की क्या है, ओमिक्रॉन की दुनिया की क्या परिस्थिति है, इंडिया में ओमिक्रॉन की क्या परिस्थिति है, इंडिया में कोविड से रिलेटेड क्या सिचुएशन है, और साथ ही जो एविडेंस किसी भी लेवल से, किसी भी देश से, दुनिया के किसी भी प्रांत से आ रही है, उसको साइंटिफिक एक्सपर्ट्स, हमारे साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की उसके बारे में क्या एडवाइस है और उसके बेसिस पर हमें क्या प्रायोरिटी एक्शन देश में लिए जाने हैं, उस पर एक चर्चा होकर वह प्रायोरिटी एक्शन डेली बेसिस पर डिफाइन होते हैं, जिसमें फिर हम स्टेट्स को इन्वॉल्व कर उस पर कार्य करते हैं। आज जरूरी है, जैसे हमने आपसे इससे पहले रिक्वेस्ट की है कि DG WHO ने भी इस पॉइंट को हाईलाइट किया है कि हमारी कंटिन्यूड इस बैटल ऑन कोविड में सहभागिता, यानी कि होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी, इस अप्रोच पर जिस तरह से हम कार्य कर रहे हैं, तो एक स्थाई पर जहां गवर्नमेंट के लेवल पर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है, यानी कि टेस्टिंग पर हम फोकस कर रहे हैं, ट्रैकिंग यानी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट पर हम कार्य कर रहे हैं, ट्रीटिंग यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेलेबिलिटी ऑफ, चाहे वो PSA प्लांट हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, बफर स्टॉक्स ऑफ मेडिसिन, उस पर हम कार्य कर रहे हैं, क्लिनिकल प्रोटोकॉल पर कार्य कर रहे हैं। चौथा अंश जो कि वैक्सीनेशन है, जिसके द्वारा हम फुल कवरेज ऑफ ऑल प्रायोरिटी ग्रुप्स के लिए कार्य कर रहे हैं, और साथ ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के एनफोर्समेंट के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। उसी के साथ ही हमारी इस लड़ाई में शुरू से ही देश का हर नागरिक जुड़ा हुआ है। हम आप सबके द्वारा फिर से अपील करना चाहेंगे, अर्ली आइडेंटिफिकेशन कैन ओनली बी डन थ्रू टेस्टिंग। तो आपको अगर कोई भी ऐसे कोई सिम्टम्स दिखाई दे तो समय पर टेस्टिंग कराएं। साथ ही चाहे वो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो, चाहे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो, अगर कोई भी बीमारी महसूस हो तो उसको मॉनिटर करें, अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें और टेस्टिंग कराएं। इसी के साथ ही जरूरी है कि अगर आप किसी भी कारणवश पॉजिटिव पाए जाते हैं तो अगर आप होम आइसोलेशन में रहें या हॉस्पिटल में रहें तो जो उसकी गाइडलाइंस है उनको प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए। जरूरी है कि जैसे हर घर दस्तक के द्वारा हमने ये देश के हर नागरिक को एक्सेस करने की कोशिश की है, उनसे रिक्वेस्ट की है, हम आपके द्वारा फिर सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हर घर टीका और घर घर टीका, यानी कि सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं। और साथ ही जैसे कि पिछले कुछ दिनों में कई बार इस फोरम के द्वारा भी हमने सबसे रिक्वेस्ट की है कि सेलिब्रेशन करना है, लेकिन सेलिब्रेशन किस तरीके से करना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हुए क्या हम नए नॉर्मल के रूप में वर्चुअली अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड से, या जो अगर हम गैदरिंग भी कोई हो तो उसको कोविड अप्रोप्रिएट तरीके से हम उसको मनाएं, उसके ऊपर कार्य करने की जरूरत है। सहभागिता एक बहुत मुख्य अंश है हमारे देश की कोविड की इस लड़ाई का। दूसरा एक और अंश है संकल्प। हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमें एक संकल्प लेना है कि हम कोविड अनुरूप व्यवहार को अपनी लाइफ में स्वीकार करें। कोविड अगर उपयुक्त व्यवहार होगा, उसके साथ ही हम टीकाकरण को भी अपनी लाइफ में एक मुख्य अंश के रूप में मानकर स्वयं अपने आप टीका लगवाएं, आगे आएं। साथ ही जरूरी है, चाहे कोई उत्सव हो, पार्टी हो, उपहार हो, कुछ भी हो, कोविड अनुरूप व्यवहार के बिना हम वह कार्य कभी ना करें, नहीं तो इन्फेक्शन फिर से फैलने का खतरा है और देश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज फिर से खड़ा हो सकता है। तो जरूरी है
कि आज हम 10,000 से कम केसेस अगर देश में आ रहे हैं तो उसको मेंटेन करके रखें। हमारा कोई भी फंक्शन, कोई भी पार्टी कोविड अनुरूप तरीके से मनाई जाए। साथ ही जरूरी है सतर्कता, विजिलेंट। हम सतर्क रहें संक्रमण के खिलाफ। हमारा सुरक्षा कवच हम बार बार आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे मास्क हो, चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, चाहे हैंड हाइजीन हो। हम एक सतर्क रहते हुए एक जो श्रेष्ठ नागरिक के रूप में जिस तरह से देश के हर नागरिक ने हमें अब तक सपोर्ट दिया है, वह सपोर्ट कंटिन्यूड बेसिस पर इस लड़ाई पर सतत रूप में हमें चाहिए। हम बार बार आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अपना सपोर्ट देते रहें ताकि हम इस लड़ाई को मिलकर लड़ सकें। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।